अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले मौसमी तब्दीली के हवाले से बात की जाएगी। महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया और ख़ास तौर पर कराची, हैदराबाद, ठट्टा, मीरपुर खास थरपारकर में यह बताया गया कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और गन गरज के साथ बारिशें होंगी। एक सिस्टम डेवलप हो रहा है और साइक्लोन की कैफियत है। तमाम चीज़ें हैं। ये अचानक से मौसमियाती तब्दीली क्यों वाक़ होती नजर आ रही है, क्या वजूहात हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डीजी मेट ऑन कॉल मौजूद हैं, सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जानना चाहूँगा मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्या क्या इस वक्त प्रेडिक्शंस हैं? जी देखिए, ये जो हवा का कम दबाव है ये इंडियन गुजरात से अब आगे समझ लें कि उनके एरिया के करीब नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी पे मौजूद है और उसका उसका रुख जो है शुमाल मगरब की जानब यानी हमारे साहिली इलाकों की तरफ ही है। तो अभी भी इस वक्त बदीन में, ठट्ठा में, कुछ देर पहले थरपारकर में हुई, यहाँ पे अच्छी तेज बारिश चल रही है और इसी तरह से कराची में भी इम्कान है रात के अभी मतलब मिडनाइट के बाद इधर साउथ ईस्ट में बारिश हो सकती है जी। और कल कल शाम को और कल रात को फिर हैवी स्पेल है और परसों का दिन भी इस तरह से है। तो अगले 2 से 3 दिन है बारिश, अच्छी तेज बारिश है कराची में भी और बाकी सिंध के जो जनूबी शहर हैं इन सब में होगी तेज बारिश। और उसके हवाले से आगे आप चलें बलूचिस्तान की तरफ तो पूरे पूरे मकरान के साहिल के साथ तेज बारिश है। अच्छा, अर्बन फ्लडिंग का भी कहा गया है सरदार साहब, तूफानी बारिशों की प्रेडिक्शन है, इज इट राइट? जी बिल्कुल है, इसलिए कि सिस्टम खासा स्ट्रांग है। ये लो प्रेशर एरिया अभी तो गुजरात की लैंड पर लो प्रेशर एरिया है और जब ये अर्ली सुबह कहीं समंदर में दाखिल होगा तो दोबारा से स्ट्रेंथ पकड़ेगा, ये दोबारा से इंटेंसिफाई होगा और वो डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर सकता है। और जाहिर है कि डिप्रेशन जो है वो उसमें ज़्यादा उसके नतीजे में ज़्यादा तेज़ बारिशें होती हैं, आंधी वांधी भी चलती है और समंदर में भी तुगयानी बहुत रहती है। तो ये इम्कान है कि डिप्रेशन कल के दिन और फिर परसों हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि साइक्लोन ना बन जाए। अच्छा जी जी, तो अगर वो बन गया तो फिर और ज़्यादा अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं साइक्लोन की कैफियत बता रहे हैं, ये खबर जो है वो मैच्योर हो चुकी है? क्योंकि हम आपके साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने रहते हैं तो आप बताते हैं कि प्रेडिक्शंस होती हैं फिर मैच्योर होने में टाइम लगता है। अभी ये जो आप चीजें बता रही हैं तमाम खबरें मैच्योर हो चुकी हैं? जी, ये तो हमने शाम को इशू किया था 4 जी। बजे जो अलर्ट 1 ना, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट 1, तो उसमें यही मेंशन किया गया था कि ऑलमोस्ट यानी 90% चांसेस तो ये है कि डिप्रेशन तो में कन्वर्ट तो होगा ये लो प्रेशर एरिया। कल अरेबियन सी में जब ये नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में जब दाखिल होगा अर्ली सुबह और फिर कल पूरा दिन इसी पे तकरीबन रहेगा स्टैग्नेंट एक तरह से, तो यहाँ की कंडीशंस उसको इतनी फेवर कर रही हैं कि वो डिप्रेशन तो बन जाएगा कल, गालिब इम्कान है। और फिर आगे जाके परसों मतलब साइक्लोन बनने के भी चांसेस है। अच्छा, आज भी हम शाम को देख रहे थे कि सिस्टम डेवलप होता नजर आ रहा था कराची में। अगर आसमान की तरफ देखा जाए तो ये प्रेडिक्शंस जो है वो की जा रही हैं कि आज रात से ही बारिशें शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल हो सकती है। कराची के कुछ एरियाज में, सब एरियाज में अगर नहीं हुई तो भी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची के अगर मैप आप देखें ना तो उसके बिल्कुल यानी कराची से बाहर निकले ठट्ठा की तरफ से जमपीर वगैरह इधर बारिश हो रही है इस वक्त। और वो बादल आगे बढ़ते बढ़ते गुलशन अदीद हो गया या नीचे लांडी कुरंगी का एरिया, कुरंगी वरंगी इस साइड पे, और फिर ये आगे बढ़ेंगे तो इस तरह कहीं कहीं हो जाएगी आज रात ही। और फिर बीच में कल आफ्टरनून तक कोई वक्फा हो सकता है और आफ्टरनून के बाद फिर शुरू होगी कल। अच्छा सरदार साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा, ऑब्वियसली आज से आप बता रहे हैं कि बारिशें शुरू हो जाएंगी, कल के रोज ये सिस्टम जोर पकड़ेगा। कितना टाइम पीरियड, एक्सपेक्टेशंस क्या है, कितने दिनों तक ये बारिशें चलती रहेंगी, तूफानी बारिशें? ये जनाब 2 अक्टूबर तक तो कंफर्म है, डेफिनेट है कि सिंध के लिए और फिर बलूचिस्तान के साहिल के लिए यानी गवादर और मारा और पसनी उन एरियाज में लसबेला, खुजदार और आगे तुर्बत, केच, अवरान, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में 3 अक्टूबर तक कम से कम चलेगी। वहाँ पर 3 अक्टूबर की रात गए या 4 अक्टूबर की सुबह तक उन एरियाज में होगी। और सिंध के एरियाज में बशमूल कराची इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो खासकर लोअर सिंध की डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर 3 तारीख की सुबह भी हो सकती है, लेकिन वो फिर हल्की हो जाएगी, लेकिन 2 तक अच्छा हैवी स्पेल है।
अच्छा, ये भी मैं जानना चाहूँगा, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया है महकमा मौसमियात ने, और साथ साथ ये भी एक एडिशनल चीज़ है कि माहीगीरों को भी मना किया जा रहा है कि समंदर में ना जाएं क्योंकि तगयानी की कैफियत होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो माहिगीरों को तो गुज़श्ता कल ही हमने मना किया था, और आने वाली यानी 30 सितंबर से लेके 3 तारीख तक जो 4 दिन है इसमें अपनी एक्टिविटीज़ बंद रखी है, इसलिए कि जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना कि लो प्रेशर होता है तो भी उसमें थोड़ी बहुत होती है, लेकिन लो प्रेशर से अगली स्टेज फिर डिप्रेशन होती है। तो उसमें डिप्रेशन यानी उस लो प्रेशर की ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला लो प्रेशर होता है वो समझ ले, तो उसमें ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं और सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, समंदर में जो तुगयानी है वो बढ़ जाती है, तो उसमें खतरा होता है, इसलिए माहिगीरों को मना किया गया है। अच्छा, प्रिसाइजली आई जस्ट वांट टू आस्क अबाउट कराचीज वेदर। ये जो हब्स की कैफियत है ये कब तक बरकरार रहेगी? सिस्टम के जाने के बाद कई हब्स की कैफियत टूटेगी? जी बिल्कुल, फिर टूटेगी 2 तारीख के बाद, लेकिन जो ज्यादा गर्मी थी ना वो पिछले 2 दिन रही, और आज का दिन भी खासा गर्म गुजरा, 39 तक पहुंच गया था टेम्परेचर, और उसके साथ हाई ह्यूमिडिटी भी। और आज दिन भर तो खुश्क एरिया की रेगिस्तानी हवाएं चलती रही, एक तरह से लू की सी कैफियत थी। तो कल से उम्मीद है कि ये सिलसिला सबसाइड हो जाएगा, इसलिए कि कल दोपहर से जब बारिश शुरू होगी, दोपहर तक तो गर्मी रहेगी लेकिन उसके बाद फिर बतदरीज बेहतर होता जाएगा। लेकिन हब्स रहेगा, चूंकि अगले दो दिन हैं उसमें ऑन एंड ऑफ बारिश रहेगी। तो आपको पता है मानसून की जब बारिश चल रही होती है तो हब्स तो रहता है, लेकिन फिर 2 अक्टूबर के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये भी जराए बता रहे हैं जुमे के रोज काफी तूफानी बारिशें, आम तातील का भी जो है वो जराए बता रहे हैं कि हो सकता है कि ऐलान किया जाए, तो क्या जुमे को ज्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड है? जी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि कल जुमेरात है, तो कल की रात के बाद हैवी स्पेल है जो अच्छा, यानी ठीक जी जी, ठीक ये जैसे जैसे बादल या वो लो प्रेशर आपके एरिया के करीब आएगा तो वैसे वैसे ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, डीजी मैट। और नाज़रीन, इस वक्त जो खबरें सामने आ रही है, महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया है, तुगयानी की कैफियत बताई जा रही है समंदर में होगी, माहीगीरों को भी मना किया गया है, और साथ साथ तूफानी बारिशें आज रात से भी एक्सपेक्टेशन है, और कल के दिन ये सिस्टम जोर पकड़ेगा, और जुमे के रोज़ ये मजीद जो है वो इसमें तेज़ी आ जाएगी, और ये कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर तक इसमें फिर नरमी आएगी, और फिर ये जो हब्स की कैफियत है खासतौर पर कराची शहर में ये खत्म होती दिखाई देगी, गर्मी का जोर टूट जाएगा। बहरहाल वक्फा लेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ अहम खबरें हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर्स के हवाले से, और जेल में जिस कैदी की मौत हुई है उसके हवाले से। तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जाएगी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची के उस जुमले के हवाले से जो सामने आया है। मुर्तज़ा वाब साहब कहते हैं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो नकासी आपके चौकिंग पॉइंट्स हैं जल्द अज जल्द क्लियर कराए जाएंगे। आपने पिछले सेगमेंट में देखा कि हमने मूसलाधार बारिशों की बात की, एक्सपेक्टेशंस है तूफानी बारिशें, समंदर में तुगयानी, लेकिन कराची की सूरत हाल इस वक्त क्या है? क्या तमाम छोटे बड़े नालों की सफाई कर दी गई है, चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया है? एडमिनिस्ट्रेटर्स जो डिस्ट्रिक्ट्स में तैनात हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या म्यूनिसिपल कमिश्नर्स की जो जिम्मेदारियां होती हैं क्या वो अदा की जा रही हैं, या फिर जबरी तौर पर मनमानियां की जा रही हैं? अंधा बाटे रेवड़ियां अपने अपनों में, ये वो वाली मिसाल यहां पर दिखाई दे रही है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कामरान जहरी हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है। कामरान, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा शहर कराची की सूरत हाल के हवाले से और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाब की परफॉर्मेंस के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बिलाल, जो आज का प्रोग्राम हमारा जिस टॉपिक पर है वो रेन इमरजेंसी और मुर्तज़ा वाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची की कारकर्दगी या उनके कराची के जो मसाइल हैं उनमें इंटरेस्ट लेने की। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि मुर्तज़ा वाब साहब से आने से पहले क्या कारकर्दगी थी, और अब जब मुर्तज़ा वाब साहब कल 1-2 महीने का जो अरसा गुजार चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हैसियत से, उसके बाद क्या बेहतरी आई है? अगर हम बात करेंगे कराची की सड़कों के हवाले से, पार्क्स के हवाले से, या छोटे बड़े और भी जितने भी मसाइल के हवाले से, तो हमारे को उसके अंदर एक खासी बेहतरी देखने को सामने आई है। जहां बंजर और वीरान पार्क को हमने होते हुए देखा, जहां टूटी फूटी सड़कों पर हमने, इसमें वफाक का भी हम इसमें क्रेडिट देंगे, क्योंकि वफाक के जो MNAs MPAs जो कराची के अंदर पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ
उसके जो कैंडिडेट्स हैं जो अपने अपने हलकों में काम करवा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा मैटर रखता है। लेकिन इसके बावजूद, इसके अलावा इस चीज को भी बिल्कुल नहीं झुटलाया जा सकता कि सिंध हुकूमत अपने बल्दियाती इदारों से भी कराची की जो है डेवलपमेंट के अंदर खासा इंटरेस्ट ले रही है। ये बिल्कुल गलत ना होगा कहना। अच्छा, अगर हम बात करें रेन इमरजेंसी के हवाले से तो देखें कराची में आने वाला ये कोई रेन इमरजेंसी का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा स्पेल नहीं, बल्कि ये 5वें स्पेल का, और वो जो स्पेल आके गुजर गया उसके अंदर भी ये समझे 5.5वां स्पेल है। लेकिन जिस तरह के महकमा मौसमियात और एनडीएमए ने जो अलर्ट जारी करी हैं इस वाले स्पेल के बारे में, जो ये आने को बिल्कुल कराची के साहिलों पे तैयार है, कराची वालों पे तैयार है अपने गरज बरस के साथ, तो ये लम्हा फिक्रिया हो गया होगा सिंध हुकूमत के लिए। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ये इम्तिहान होगा कि वो अपनी जाती मनपसंद तकर्रुरी और तैनातियों को भुलाकर कराची वालों के दुख दर्द को देखें, तभी वो कराची के हकीकी वारिस और कराची के असल एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएंगे। अगर उन्होंने मनपसंद तैनातियों का सिलसिला नहीं छोड़ा और उन अफसरान की सरजनिश करना नहीं करी, अगर उन्होंने, जिन्होंने पिछली बारिशों के अंदर जिनकी जीरो क्रेडिबिलिटी थी अपने अपने हलकों, अपने अपने जिलों के अंदर, उसके बावजूद उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसके अलावा फिर हम मानेंगे कि फिर एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का कोई इंटरेस्ट नहीं है। कामरान, मैं आपके एक जुमले को यहाँ पर गौर कर रहा हूँ, इस जुमले की मैं जरा चाहूंगा कि आप तफसील यहाँ पर नाज़रीन को बताएं। मनमानी भर्तियां, मनचाही पोस्ट देना, इससे क्या मुराद है? क्या अभी भी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो मनचाही पोस्ट दी जा रही है? देखिए बिलाल, अब आपको मैं थोड़ी सी तफसील और थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। बात दरअसल ये है कि देखिए रेन इमरजेंसी के अंदर तमाम बल्दियाती इदारों का जितनी भी कारकर्दगी का पोल जो था वो खुलकर सामने आ गया। जहां जिन एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर्स ने अच्छा काम किया हम उसकी बहुत अच्छी तारीफ करती है, और जहां उन्होंने गफलत बरती हमने उसकी निशानदेही करी, लेकिन हुकूमत सिंध की तरफ से उस पर कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल एक खातून है जो बल्दिया जनूबी की एडमिनिस्ट्रेटर हैं। खातून होते हुए उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, सड़कों पे नजर आई अफशा रुबाब सैयद साहिबा, उनके साथ म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख, मोस्ट सीनियर अफसर। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जिस तरह आने वाली तुगयानी नाले और जितनी छोटे मोटी जितनी भी मसाइल थे उनको लीडिंग ऑफ द फ्रंट आकर हल किया, अच्छी चीज। बल्दिया शर्की के अंदर शोएब अहमद मलिक हो गए या गुलाम सरवर रापोटो साहब हो गए, अच्छा काम किया, हम सराहते हैं। किमाड़ी का एक जो नौ बिल्कुल जिसको कहते हैं नया जन्म लेने वाला जिला, उसके अंदर आफाक सईद साहब और इकबाल अहमद मिरानी साहब ने अच्छी कोऑर्डिनेशन रखी, बहुत अच्छा काम हुआ, आवाम निकली। इसी तरह इकबाल मल्ला साहब हो गए और इनके जो जागिरानी साहब हो गए वेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर, अच्छा काम देखा। कोरंगी के अंदर साजिदा काजी साहिबा का फहीम खान के साथ थोड़ा सा हमें जो है लूपोल नजर आए, लेकिन ओवरऑल अच्छा। अब रह गया मेन जिला, अगर हम मलीर को हटा दें, क्योंकि मलीर तो कराची के हिस्से में लगता ही नहीं है, उसमें तो कोई कानून साबिर होता ही नहीं है। वहां के एडमिनिस्ट्रेटर और वहां के म्यूनिसिपल कमिश्नर अपनी रियासत में एक रियासत लगा के बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं बल्दिया बस्ती के अंदर जो मेरी आपने बात का सवाल पूछा है वो उसके अंदर जवाब यह है कि वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोहम्मद अली जैदी साहब बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत अच्छे काबिल अफसर होंगे, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? काबिलियत दिखाओ और जो है नंबर बढ़ाओ। ये वो शख्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती बन के बैठे हुए हैं। ये साबका हालिया दिनों में म्यूनिसिपल कमिश्नर थे। लास्ट बारिशों के अंदर जब नागन चौरंगी के अंदर इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, लोगों की करोड़ों रुपए की अमलाक डूब गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, लोगों ने अपनी चीजों को, मेहनत की कमाई को डूबता हुआ देखा। उसके बावजूद अगर ये शख्स म्यूनिसिपल कमिश्नर 5 दफा 4 दफा हालिया रेन इमरजेंसी में रह चुके, तो क्या इनको नहीं पता था? क्या ये मुर्तजा वहाब साहब को नहीं बता सकते थे कि ग्रीन लाइन मंसूबा जो वफाक के तहत बना गया है, उन्होंने 2 पाइप नहीं डाले, उस 2 पाइप ना डालने की वजह से बल्दिया बस्ती की आवाम जो है तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। क्या मुर्तजा वहाब साहब ने जब ये बयान दिया मीडिया टॉक के अंदर, तो मुर्तजा साहब वहाब साहब ने क्या अपने एडमिनिस्ट्रेटर से, अपने सबसे चहीते एडमिनिस्ट्रेटर से ये पूछा क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि ये 2 पाइप डालने से ये सूरत हाल काबू में आ सकती थी? तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। और अपना बड़ी, अगर आपने अभी बताया कि एनडीएमए की तरफ से कामरान सवाल पैदा होता है जो जन्म ले रहा है, सवाल मैं करना चाहूंगा। मोहम्मद अली जैदी के हवाले से बात कर लेते हैं जरा सा स्पेसिफिकली। म्यूनिसिपल कमिश्नर का
फराइज भी सरंजाम दे चुके हैं, इन्हें पता है कि म्यूनसिपल कमिश्नर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, डीएमसी किसके मातहत होता है। फिर अब ये एडमिनिस्ट्रेटर है डिस्ट्रिक्ट के, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास तमाम मामलात होते हैं होल सोल, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको लगाया इसीलिए जाता है कि कोई अगर पेचीदगी है, कोई बेज़ाब्तगी है तो वो बताए आगे, वो उन चीज़ों को मॉनिटर करे। तो क्या सिफर रही है कारकर्दगी? देखिए, मोहम्मद अली जैदी साहब जो हैं वो एक एक्सपीसीएस अफसर हैं और एक्सपीसीएस अफसर को म्यूनिसिपल सर्विसेज के काम का कुछ नहीं पता होता। ये जब उनकी म्यूनिसिपल कमिश्नर जब तैनात हुए थे तो ये कानून खिलाफ वर्जी सुप्रीम कोर्ट के आला अहकामात जो होते हैं उनके खिलाफ ये म्यूनिसिपल कमिश्नर तैनात थे। लेकिन जब इनको रास्ता दिखाया कानून ने कि तुम एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर आ जाओ तो तुम पर ये सवाल जवाब और ये कानून तुम पर लागू नहीं होगा। तो ये ऐसे ही खेल खेला गया है सिंध हुकूमत की जानिब से मोहम्मद अली जैदी की तरफ से, क्योंकि उनको रखना भी था और उनको निकालना भी नहीं था। तो बात हम करते हैं कि अगर देखें बल्दिया बस्ती की आवाम को सुकून देना है, सांस देना है, राहत देनी है, तो उनको मोहम्मद अली जैदी साहब को बल्दिया बस्ती के अंदर जो मोस्ट सीनियर तरीन अफसरान हैं उनसे मशवरा लेना चाहिए था, ना कि शमूना सदफ जैसी जो सीनियर तरीन अफसर हैं बल्दिया बस्ती के अंदर, जो गली मोहल्ले चप्पा चप्पे के बारे में जानते हैं। इस रेन इमरजेंसी में उनसे ये काम लिया जा सकता था कि वो इनका साथ देती और इनको इस डिजास्टर से, बल्दिया बस्ती की डिजास्टर से इनको निकालती। इनका तबादला जबरी तौर पर इनको यहां से जो है बल्दियाती महकमा लोकल बोर्ड से निकाल के केएमसी के अंदर डेपुटेशन पे छोड़ दिया, उनको वहां पर रिपोर्ट करने के लिए कह दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कौन किसको ये लगाना चाहते हैं और किसको हटाना चाहते हैं। तो इसका सवाल जवाब महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मेरे ख्याल से नहीं देगी, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये तकर्रुरी का फैसला मोहम्मद अली जैदी साहब अपनी जाती अना के बिना पे कर रहे हैं। और मोहम्मद अली जैदी साहब जो है खास चाहते हैं इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मुर्तजा वहाब साहब के। शायद मुर्तजा वहाब साहब ने अपनी पूरी टीम का जो कराची को फतह करने का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर एक टीम बनाई है। मेरे ख्याल से अगर वो कैप्टन है तो उन्होंने पूरे कराची शहर का वाइस कैप्टन मोहम्मद अली जैदी साहब को अपने तौर पे चुन लिया है और ये कह दिया है कि तुम जो करो हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा कामरान, ये भी सवाल यहां पर पैदा होता है, क्या तमाम जिम्मेदारियां डीएमसीज पर डाली जाएंगी या फिर केएमसी से, वाटर बोर्ड से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से, दीगर डिपार्टमेंट्स जो हैं उनसे भी कोई काम लिया जाएगा? मैं समझता हूं बिलाल, आपने इतना जबरदस्त सवाल किया है। ये सवाल तो इतना जिसको कहते हैं नॉलेजेबल सवाल आपने मुझसे पूछा, और ये जो सुनेगा ये तारीख का एक हिस्सा बनेगा, क्योंकि कराची की आवाम को आज तक महकमों की दौड़ के पीछे लगाया हुआ है और उनको ये तक नहीं पता चलता आज तक कि किसका क्या डोमेन है। देखें, कराची के अंदर केएमसी सबसे बड़ी एक जो है स्टेक होल्डर है तमाम बल्दियाती कामों की, उसके बाद डीएमसी है, और डीएमसी के अंदर जो पहले कचरा उठाने का जो ठेका होता था वो खत्म करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हाथों दे दिया है। और जो ये रोडों पे पानी खड़ा होता है, गटरों का, नालियों का उबल जाती है, तो ये जो है वो वाटर बोर्ड का काम है। अब होता क्या है कि जब बरसात पड़ती है और शहर कराची की अहम शाहराएं, शाहराए कायदीन, शाहराए फैसल, सफारी पार्क से लेके यूनिवर्सिटी रोड, इसी तरह नागन चौरंगी से लेके जितनी भी कराची शहर की जो बड़ी 200 फीट की सड़कें हैं वो केएमसी का डोमेन है। लेकिन बिलाल, मैं हकीकतन बिल्कुल सदाकत के साथ कह रहा हूं कि ये बल्दियाती इदारे जो डीएमसी हैं इनके अफसरान ने दिन रात मेहनत करके केएमसी की इज्जत बचाई है। हमने देखा कि बजाय मुर्तजा वहाब साहब अपने इदारे केएमसी के अंदर जो 20,000 कमोबेश 30,000 के जरिए जो अफसरान और मुलाजमीन काम कर रहे हैं, हमने उनको कहीं सड़कों पे काम करता हुआ नहीं देखा। और अगर हमने किसी को काम करता हुआ देखा तो वो सिर्फ और सिर्फ वो डीएमसी के अमले को देखा, चाहे वो डीएमसी की शर्की बल्दिया शर्की हो, बल्दिया जनूबी हो या XYZ, या फिर मोहम्मद अली जैदी साहब की बल्दिया बस्ती क्यों ना हो। लेकिन हमने केएमसी के अंदर कोई काम होता हुआ नहीं देखा। यहां पर अफसरान और मुलाजमीन दिन रात, आधी रात, सुबह, हर वक्त बारिशों के अंदर अमला करते रहा। अब जिस तरह देखें, अब ये एक नसीब की बात है उस बल्दियाती इदारों के अंदर जो जिले लगते हैं वहां के अवाम की, कि उनके पास अगर बल्दिया जो शर्की है तो वहां पर एक सीनियर अफसरान की तादाद है। अगर वहां पर जो है अपना काम करने के हवाले से देखा जाएगा तो देखें वहां पर जो सीनियर अफसरान
अफसरान दिन रात काम कर रहे हैं, जिसमें से ये तौकीर अब्बास साहब हैं, या इकबाल अहमद मल्ला साहब हो गए, सलमान मेमन हो गए, या और भी बहुत सारे अफसरान हैं, मुबीन शेख हैं और इकबाल इम्तियाज भुट्टो साहब हैं। ये लोग ये इस तरह काम को समेटते हैं, आप बिलाल यकीन करें कि इनके एडमिनिस्ट्रेटर और इनके म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को पता नहीं चलता। इसी तरह वेस्ट के अंदर फासरेली साहब हो गए या तारिक मुगल साहब हो गए, वो इन कामों को इस तरह समेटते हैं कि वेस्ट जैसे पसमानदा जो जिला ही है उसके अंदर भी नहीं पता चलता। इसी तरह बकीमाड़ी के अंदर आप देखें कि वहां पर जो जावेद कमर या महर जैसे जितने भी अफसरान हैं, वो अपने म्यूनिसिपल कमिश्नर से पहले खड़े होते हैं फील्ड में, तो वो काम निपटा लेते हैं। कामरान, एक सिचुएशन यहाँ पर जो डेवलप होती नजर आ रही है, महकमा मौसमियात को भी हमने अपने सेगमेंट में लिया हुआ था, डीजी मैट को। अब ये सिचुएशन और फिर इनकी क्रेडिबिलिटी, इस पर एक सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते नजर आए कि चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जाए जल्द अज जल्द, और आज रात से प्रेडिक्शन है तूफानी बारिशों की और कल ये सिस्टम जोर पकड़ेगा। मैं चाहूंगा जरा फेयर एनालिसिस हो जाए इसके ऊपर। क्या कराची के जो छोटे बड़े नाले हैं वो इस वक्त भी चौक है? क्या पानी रुकने का खदशा हो सकता है? तो यानी कि सैलाब की कैफियत दिखाई देगी पिछले साल की तरह में इस बार कराची में? देखें, इसका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए वफाक का कि उन्होंने बड़े नालों को एनडीएमए की मदद से साफ कर लिए। जहां तक छोटे नालों की बात है तो वहां पर तमाम बल्दियाती इदारों ने होमवर्क करके रखा हुआ है, क्योंकि देखें बिलाल, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पहला स्पेल नहीं है। गुज़िश्ता 4 स्पेल के अंदर इन लोगों को इतना टाइम मिल चुका था कि ये अपने मदद आपके तहत और अपने मुलाजमीन को लगा के साफ कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल वहां पैदा होता है जहां पर जो लास्ट बारिश हुई है और जहां की आवाम तबाह बर्बाद हुई है और ये सारा मलबा वफाक पे डाल दिया गया था। तो क्या ये सवाल अब हम पूछते हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से वहां पर पाइप तो डलते नहीं देखे। हाँ, उस चौकिंग पॉइंट को क्लियर करने के लिए खुदालों से तोड़ता हुआ तो देखा, नागन चौरंगी को या नाजराबाद को या हैदरी की जगह पर, इधर सबसे ज्यादा डिजास्टर है। इसके अलावा अगर हम बल्दियाती इदारों की बात करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि कराची वालों को देखें, अगर एक साथ 4 घंटे की या 5 घंटे या 6 घंटे की, तब तो बहुत मुश्किल होगी, तब तो बहुत मुश्किल होगी। और ये पूरी दुनिया का भी उसूल है, इंसाफ होना चाहिए। मैं ये समझ लूं, द वर्ड्स व्हिच यू हैव डिलीवर्ड, उससे ये बात जाहिर हो रही है कि अगर एनडीएमए ना आता, बड़े नालों को ना साफ करता, वफाक इंटरफेयर ना करता, तो सिंध हुकूमत की मरहून मिलता अगर हम बैठे रहते तो ये शहर फिर से डूबता दिखाई देता। तो ये तो वही बात हो गई कि इसके अंदर वफाक ने तो अपना रोल अदा करना ही होगा, कि वरना तो फिर वही बात होगी कि अगर वफाक ऑपरेशन ना करता कराची शहर में और अगर रेंजर्स की मदद नहीं लेता तो क्या शहर कराची के अंदर सिर्फ पुलिस के जरिए अमन कायम हो सकता था? इसी तरह अगर सिंध गवर्नमेंट अपने तरीके से रोल अदा करेगी, जब तक वफाक उसके अंदर अपना हिस्सा नहीं डालती, क्योंकि क्या वफाक का, क्या ये शहर कराची उनका नहीं है? क्या ये रेवेन्यू जनरेट करके पूरे मुल्क का क्या वफाक इससे फायदा नहीं उठाता? क्या कराची के अवाम जो पैसा खर्च करते हैं, दिन दुगनी रात चौगने टैक्स भरते हैं कि इलेक्ट्रिक कीमत से लेके, सुई से लेकर, धागे से लेके जहाज तक के जो पैसों में टैक्स भरते हैं, क्या इसके मजे लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे शहर नहीं उठाते? तो क्या कराची वालों का इतना भी हक नहीं है कि वो वफाक से मदद ले लें? मालूम है 18 अमेंडमेंट के बाद ये तमाम जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जुमरे में आ जाती है। क्या ये चीज जेब देती है कि वफाक आकर नाले साफ करे, वफाक आकर जो है वो तमाम चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करे, या वफाक लाहौर में जाता है, वफाक कहीं और जाकर इस तरह काम करता दिखाई दिया है क्या हमें माजी में? फिलहाल सिंध गवर्नमेंट ने कभी भी कराची की तरक्की के लिए वफाक को काम करने से नहीं रोका। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। ये एक सियासी जंग है जिस पर अभी हम बहस करना नहीं चाहते, और ना ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें कभी भी सिंध हुकूमत ने किसी को भी ये मना नहीं करा कि कराची को तरक्की देनी है, आप छोड़ दें हम करेंगे। उन्होंने कहा है कराची के अंदर हिस्सा डालो तरक्की का, लेकिन उस पर इजारादारी करने नहीं देंगे। आप टैक्स लेते हो, हमसे 100 रुपए लेते हो और उसमें से हमारे को 40 पैसे देते हो, तो इस बात पर झगड़ा चलता है। तो ये एक अलग बहस है। वक्त की शॉर्टेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जराए भी ये बता रहे हैं, एंड आई नो दैट कि यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और मजबूरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची अपना एक नया निजाम लाने वाले हैं या लेकर आ चुके हैं? अंडर द टेबल मामला हो चुके हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर्स क्या मफलूज होते दिखाई दे रहे हैं?
बिलाल, बहुत जबरदस्त सवाल। मैं आपकी काबिलियत पे तारीफ करूंगा और मैं तो ये समझता हूं कि आपको शायद उससे ज्यादा नॉलेज है बल्दियाती के बारे में, क्योंकि ये खबर तो अभी तक हमने अपने दिल में बसाई रखी थी और इसके ऊपर हम एक तफसीली इंशाल्लाह आपके ही प्लेटफॉर्म से एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत से बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स की बिल्कुल राज कायम हुआ है और वहाँ के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हैं वो बिल्कुल एक कमरे तक महदूद होकर रह गए। और इन तमाम लोगों का मैं आपकी तरफ से आखिरी कमेंट दूंगा, इन तमाम बल्दियाती इदारों में जो सिस्टम चलाने की एक नई रिवायत जो हम एसडीसीए में, केडीए में या रेवेन्यू के अंदर हम सुना करते थे, सिस्टम 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 की गूंज, अब वो सिंध के बल्दियाती इदारों में भी उतर चुका है। और बल्दियाती इदारों में जो सिस्टम चलाने की ताकत रख रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटर से ज्यादा वहां का जो अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं, चीफ अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मिलकर पूरे बल्दियाती जिले पर कब्जा कर रहे हैं और मनपसंद तैनातियां कर रहे हैं, तकर्रुरियां कर रहे हैं और वो पूरा सिस्टम को जनरेट करके आपस में बिल्कुल तकसीम कर रहे हैं। ठीक है कामरान, आई एम श्योर इसके ऊपर हम पूरा एक प्रोग्राम करेंगे, पूरा सेगमेंट लेके। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कामरान जहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और बहुत सारी चीजें हैं जो अब पर्दाफाश करना है और राज फाश करना है, बल्कि पर्दा उठता दिखाई देगा। एक वक्फा लेंगे यहाँ पर और फिर एक और स्टोरी है उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त सेंट्रल जेल कराची के एक कैदी की सिविल अस्पताल में पुरअसरार मौत की कहानी। इंकशाफात बेतहाशा होते नजर आ रहे हैं और बहुत सी चमगोइयां होती नजर आ रही हैं। कुछ कहानी इस तरह है कि 32 साला शाहिद नामी कैदी को जब अस्पताल मुंतकिल किया गया, तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से सिविल अस्पताल लाया गया। उसके बाद कुछ ऐसे मामलात हुए, हालत बिगड़ती गई और फिर मौत वाक़ई हो गई। क्या बेज़ाब्तगियाँ थी, क्या पेचीदगियाँ थी, वो तमाम चीज़ें हमारी नुमाइंदा जो है वो आज डिस्क्लोज करेंगी। नुमाइंदा K21 न्यूज़ शाहीन सिद्दीकी मेरे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है। शाहीन, बहुत शुक्रिया। जानना चाहूँगा ये मामला क्या है, ये गुत्ती सुलझने का नाम क्यों नहीं ले रही है? जी बिलाल, ये शाहिद नामी कैदी है जो फाइट खाने का केस था जो लाया गया था और ये इसकी जमानत हो चुकी थी, लेकिन जिस बंदे ने जमानत दी थी अदालत में, इसकी 11 तारीख को पेशी थी, वहां उसने अपने कागजात वापस लिए और इसको फिर गिरफ्तार किया गया दोबारा। मामला ये था कि कहा यह जा रहा है कि जो हमारी बात हुई है थाने में, उनका कहना था कि ये मुंशियात फरोख्त करता था। ठीक है। जबकि पिछले दिनों अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ कि पुलिस जो है वो इसमें मुलव्विस है मुंशियात की फरोख्त में। ओके। क्या अभी तक किसी पुलिस वाले की गिरफ्तारी हुई है? इस बंदे के बारे में कहा जाता था कि ये खुद हीरोइन का आदी है और ये खुद मंशियात, मतलब ये कि वो इस्तेमाल करता था। ठीक है। जबकि इसके मामले में ये कहा जाता था कि इसकी वालदा से हमारी बात हुई है, इसका एक भाई है जाहिद, इससे हमारी बात हुई है। उसने कहा कि इसको ये सिर्फ फरोख्त नहीं करता था, ये सिर्फ पीता था खुद और ये छोटी मोटी चोरियां करता था। जैसे मुंशियात खरीदने के लिए चोरी की जाती है तो वो ये चोरियां कर लेता था, घरों में दाखिल हो गई या कोई चीज चोरी कर ली छोटी। लेकिन मामला यहाँ पर जो है वो गंभीर इसलिए है कि जेल में इस पे तशद्दुद किया गया मुबैना तौर पर। इसके भाई का कहना यह है कि वहां पर रिश्वत का मामला था कि रिश्वत मांगी गई थी जेल में, इसके लिए तो हमारे पास पैसे नहीं थे, बहुत गरीब घराना है ये जिस फैमिली से इसका ताल्लुक है शाहिद का। तो उनका कहना था कि हमारे पास रिश्वत नहीं थी तो इसलिए इसको शदीद तशद्दुद किया गया इसके ऊपर। और उसके बाद जब इसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो वहां डॉक्टरों से कहा गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसको नहीं देखा और उसके बाद इसको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया जिसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। इसका कहना यह है कि जाहिद का कहना यह है कि जब इसको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया तो इमरजेंसी में डॉक्टर सो रहे थे, अमला सो रहा था, वहां जो मौजूद लोग थे हमने उसको रिक्वेस्ट करते रहे कि इसको वेंटिलेटर पे डाल दें, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ताहाल उन्होंने कहा कि पहले इसका कोरोना टेस्ट होगा, अगर ये पॉजिटिव आया तो हम इसको कोरोना वार्ड में शिफ्ट करेंगे। इसको वेंटिलेटर पे नहीं डाला गया, ट्रीटमेंट नहीं किया गया। उसके बाद कई वार्ड में और लेबोरेटरी में इसको घुमाते रहे। इसके भाई का कहना यह है कि 6 घंटे हम इसको मुख्तलिफ वार्डों में और लेबोरेटरी में इसको घुमाते रहे। उसके बाद इसकी हालत ज्यादा नाजुक हुई और उसके बाद ये तकरीबन 12 घंटे के बाद इसने दम तोड़ दिया सुबह।
अच्छा शाहीन, ये भी जानना चाहूंगा, ऑब्वियसली जो तमाम चीज़ें आप बता रही हैं, तशद्दुद किया गया, डॉक्टर्स ने चेक नहीं किया जेल में, फिर इसको वेंटिलेटर नहीं दिया गया, ये तमाम चीज़ें ऑब्वियसली आपके पास रिपोर्ट्स होंगी, इन्वेस्टिगेट किया होगा मामला। पोस्टमार्टम हो सका है बॉडी का, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम के लिए जब इसके भाई ने कहा कि मैं पोस्टमार्टम करवाऊंगा कि आया कि मामला क्या है, ये कैसे इसकी हलाकत हुई है, तो ये इतना शदीद बीमार कैसा था, क्योंकि ये बिल्कुल जिस वक्त ये 11 तारीख को इसकी पेशी थी ये बिल्कुल ठीक था। तो उसके बाद उसने कहा कि हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो जब पोस्टमार्टम की बात हुई तो वहां पर जो पुलिस एहलकार थे जो जेल से आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, 2 दिन सर्वखाने में रखना पड़ेगा। तो फैमिली जो है वो परेशान हो गई, खासतौर पर इसकी माँ, और उसने कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, हम बॉडी लेके जा रहे हैं। जबकि कानूनी तौर पर अगर कस्टडी में, थाने में या जेल में कोई भी कैदी मौजूद है और अगर वो उसकी हलाकत हो जाए तो पोस्टमार्टम लाजमी होता है कानूनी तौर पर। अगर इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो जेल के लोग भी इसके जिम्मेदार हैं और अस्पताल के लोग भी इसके जिम्मेदार हैं कि आया कि उन्होंने पोस्टमार्टम की तरफ इसको मुंतकिल क्यों नहीं किया। अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा जो मामला होगा वो जेल का होगा। हमने बारहा कोशिश की कि जेल के एमएस जो है वो डॉक्टर अल्ताफ, उनसे हम बात करें, वो ऑनलाइन भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया। मैसेज भी छोड़ा, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो हमारा एमएस जेल जो है डॉक्टर अल्ताफ, उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया। अच्छा शाहीन, सिविल हॉस्पिटल कराची का बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, बेतहाशा लोग वहां से इलाज कराते हैं, ये इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आपने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की अस्पताल इंतजामिया के एक्चुअल फैक्ट्स क्या है? जी बिल्कुल, हमने कोशिश की बरहा कि हमारा फोन पर राब्ता हो जाए एमएस से, लेकिन मामला वही है कि जब से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक नोटिस निकाला है कि कोई भी बंदा मीडिया से बात नहीं करेगा, तो क्या चीफ सेक्रेटरी साहब की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक तर्जुमान रखें और वो मीडिया से बात करें, या हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई तर्जुमान हो जो बात करे? इस तरह के वाकयात आए दिन के वाकयात हो रहे हैं कि कभी किसी अस्पताल में पेशेंट को नहीं लिया जा रहा और वो उसकी हलाकत हो जाती है, जो एक्सीडेंट के केस हुआ पिछले दिनों। तो इस तरह के मामला दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ना महकमा सेहत इसका नोटिस ले रहा है और ना ही चीफ सेक्रेटरी इसका नोटिस ले रहे हैं कि आया इतना तवातुर से इतने वाकयात हो रहे हैं और हलाकतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई तवज्जो नहीं है इनकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन सिद्दीकी इस रिपोर्ट पर आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मामलात वाज़े होते नजर आएंगे अगर तर्जुमान रखे जाएंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब ने मना कर दिया है, तो ब्यूरोक्रेसी से या फिर जो भी अपॉइंट हैं कंसर्न लोग, वो तर्जुमानी नहीं कर सकते, अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तो फिर ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि 32 साल शाहिद की अगर बात की जाए तो तशद्दुद किया गया, वाकई जो सेंट्रल जेल की इंतजामिया है वो इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, तमाम चीज़ें वाज़े हो जाएंगी वक्त के साथ। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।